जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम बता रहे थे आपको सूक्ष्मजीव के बारे में, सूक्ष्मजीव मित्र और शत्रु के बारे में, जिसमें हम पढ़े थे। आज हमको पढ़ना था नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये क्या है, मान लीजिए ये पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा के नीचे आप देखते हो ये गांठ के रूप में रहता है। क्या रहता है? गांठ के रूप में रहता है, ठीक है। और हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है। क्या है? लगभग 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। तो क्या करता है, वायुमंडल से कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को खींचता है। और जब कुछ बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को खींचता है तो क्या करता है, यह नाइट्रेट के रूप में मिलता है। जब बैक्टीरिया खींचता है तो नाइट्रेट के रूप में बोलता है। जब ये नाइट्रेट के रूप में मिलता है तो क्या होता है, पेड़ पौधे के मतलब विकास होता है। क्या होता है? पेड़ पौधे की, तो पेड़ पौधे की विकास होता है। क्या होता है? तो पेड़ पौधे के विकास होता है। पेड़ पौधे की विकास होता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, फोटो को बना लीजिएगा कि कुछ बैक्टीरिया हवा, कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल से, कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर मृदा में नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। क्या चीज़ के रूप में बदलता है? नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। क्या है? कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल से, जैसे कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन की मात्रा आता है, उसको खींचता है। खींचता कौन है? तो ये जड़ इसका खींचता है, खींचकर मृदा में नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। जिससे पेड़ पौधा की उर्वरकता बढ़ जाती है, जिसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन, जिसे यहाँ पे लिख देते हैं। फोटो को आप बना लिए होइएगा, या फोटो बना लीजिएगा। उसके बाद ये आप नीचे लिखिएगा। फोटो को हम हटाते हैं, ठीक है। जिसे नाइट्रोजन का करण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैव उर्वरक में एक नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में जब भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आए, तो उसमें आप उसमें 5 शब्द आप याद रखिएगा। उससे आपका टोटल प्रश्न बन जाएगा, चाहे वो पीसीएस लेवल हो या कोई भी लेवल हो। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसमें आप क्या क्या याद रखिएगा? तो इसमें आप याद रखिएगा राइजोबियम, एजोला, एजोडा बैक्टर, एसो, क्या है? एजोला बैक्टर, एजो
इस ये जो एस्प्रिलिम है, ये जो एस्प्रिलिम हो गया, इनाबेटा हो गया। उसके बाद आपको हो गया नील हरित शैवाल हो गया, एजोटाबैक्टर लिखिए दिए, राइबोजम लिख दिए, एसेटोबैक्टर, एसोटोबैक्टर क्या है, एसोटोबैक्टर। इसके बाद हो गया क्या, एनाबीना हो गया, एनाबीना। और उसके बाद एसोटोबैक्टर हो गया, एजोला हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, नील हरित शैवाल हो गया। ठीक है, इतना यदि आप याद रख लेते हैं, कितना, इतना कीवर्ड याद रख लेते हैं, इतना कीवर्ड याद रख लेते हैं आप, यहाँ से इतना कीवर्ड याद रख लेते हैं आप, तो आपका कोई भी पीसीएस लेवल का कोई भी यही कीवर्ड है, जैसे राइबोजियम हो गया, एजोला हो गया, एजोला बैक्टर हो गया, एजो एस्प्रिलिम हो गया, एजो एसेटोबैक्टर हो गया, एनाबीना हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, नील हरित शैवाल हो गया। ये 5 गो आप शब्द याद कर लीजिएगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा नाइट्रोजन के स्थितिकरण में। इसके बाद आप नाइट्रोजन पे, उसके बाद लिख लीजिएगा, मटर के पौधों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। मटर हो गया, या फिर इसको बोल लीजिए आप उड़द हो गया, इस सब के पौधा में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होता है। इस सब के पौधा में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होता है। तो नाइट्रोजन का हम स्थितिकरण पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन के स्थितिकरण में क्या हम पढ़े हैं, तो हवा से यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर मृदा नाइट्रेट के रूप में बदल देता है, जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का स्थितिकरण बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में, हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे। हानिकारक सूक्ष्मजीव में क्या होता है, तो आप एक पैंथोजन का नाम सुने होइएगा, एंथ्रेक्स होता है, पैंथोजन होता है। इस सबको वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, वह कीवर्ड है जिससे आपको टोटल पीसीएस लेवल तक ले आपको पकड़ा जाएगा नाइट्रोजन के स्थितिकरण में। तो हम पढ़ेंगे क्या, हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में। जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाते हैं, सांस लेते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो हवा में सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, इससे क्या होता है, हमारे अंदर बैक्टीरिया चल जाता है। कुछ बैक्टीरिया तो जाता है तो हमारी लार ग्रंथि हो गया, या पेट में HCl हाइड्रोजठर अम्ल हो गया, ये सब क्या करता है, मतलब खुद ही पचा देता है। कुछ पचाने का मतलब, कहने का मतलब वहीं पे डिस्ट्रॉयड कर देता है, ये नहीं कि वह बैक्टीरिया को पचा देता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम ये बोले हैं कि वहाँ पे क्या होता है, तो शरीर मतलब वहाँ पे जठर रस है, वह उसको डिस्ट्रॉयड कर देता है। तो हम हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे। हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आता है एक पैंथोजन आता है। पैंथोजन क्या होता है, जो हमारे शरीर को बीमार करता है। पैंथोजन क्या होता है, तो पैंथोजन जो हमारे शरीर को बीमार करता है, इसमें क्या आता है, पैंथोजन। पैंथोजन इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर को बीमार कर दे, उसे पैंथोजन बोलते हैं। यानी हानिकारक सूक्ष्मजीव हो गया, उसमें क्या हो गया, पैंथोजन के बारे में, पैंथोजन के बारे में। इसका मतलब ये होता है, ठीक ना, यहाँ पे लिखिए अब, हमारे शरीर में कई प्रकार से
सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार से सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं। जैसे कि हो गया क्या, जैसे हो गया सांस लेते हैं तो श्वसन से, पानी पीने से, पानी पीने से, भोजन खाने से, क्या होगा? भोजन को खाने पर, इसके बाद हो गया क्या? दौड़ने के दौरान। ये सब क्या हो गया आपको? ये सब हमारे शरीर को मतलब कई प्रकार से सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है। ये सब क्या करता है? बीमार करता है। जैसे सांस ले रहे हैं तो वहाँ से हो गया, प्लस में ये या पैथोजन से ऐसे भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए बीमार ऐसे भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर कुत्ता संक्रमित है, कुत्ता या मवेशी, कोई भी मवेशी हो गया, जानवर हो गया, वह संक्रमित है, उसके संपर्क में आए तो उसके ये लिख लिए होइएगा, उसके संपर्क में आए वहाँ से भी हमको बीमार कर सकता है। तो यहाँ पे लिखिए किसी जानवर के संपर्क में आने पर भी हो सकता है। क्योंकि आप देखे होइएगा कभी कभी जैसे हमारे आसपास में बीमारियां इसलिए भी फैलता है कि मवेशी में हो जाता है, गाय भैंस हमारे आसपास में, कुत्ता ये सब हमारे आसपास में है, तो उसका भी स्वस्थ रहना हमारे शरीर के या हमारे वातावरण के स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मवेशियों से भी क्या होता है, मतलब ये पैथोजन के रूप में प्रवेश कर जाता है, मतलब सूक्ष्म जीव पैथोजन के रूप में प्रवेश कर जाता है। तो किसी जानवर के संपर्क में आने पर भी हो सकता है, मतलब हमारा शरीर मतलब हानिकारक हो सकता है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम संचारी रोग और गैर संचारी रोग। क्या पढ़ेंगे? संचारी रोग, गैर संचारी रोग। कुछ रोग ऐसा होता है कि किसी के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम हुआ रहता है, तो सर्दी जुकाम हुआ रहता है तो क्या वह छींकता है, उसके छींकने से हमारे शरीर में मतलब हमें भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो कुछ रोग ऐसा होता है जो संचारी होता है, संचरण करके आ जाता है। कुछ रोग ऐसा होता है गैर संचारी रोग होता है, उसके संपर्क में आने से नहीं होता है। संपर्क में आने का मतलब उससे छूने उने से कुछ नहीं होता है। तो कुछ हो गया क्या? गैर संपर्क, जैसे कि मधुमेह रोग हो गया। मधुमेह रोग कहने का मतलब हो गया डायबिटीज, ये हो गया, ये सब नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी एड्स वाला व्यक्ति है, उसके अगर संपर्क में हम है, मतलब उसके साथ खा रहे, उठ रहे, बैठ रहे, तो उससे हमको कोई नुकसान नहीं है। संचारी रोग क्या होता है? यह लगभग 14 दिन के अंतराल पे होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को बुखार लगा है, टाइफाइड हुआ है, तो ये सब क्या होता है? मैक्सिमम 14 दिन तक रहता है। लेकिन गैर संचारी रोग हो गया, यह बहुत दिन तक, बहुत साल तक रहता है। तो यह क्या होता है संचारी रोग के बारे में? तो संचारी रोग होता है वह बहुत, जैसे किसी को सर्दी खांसी बुखार हो गया तो क्या हो गया, ये बहुत कम समय के लिए रहता है, 14 दिन के लिए रहता है। लेकिन यह बहुत कम शरीर को डिस्ट्रॉयड भी करता है। लेकिन कितना को होता है, बुखार लग जाता है तो ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा क्या मतलब 5 से 7 दिन के लिए डिस्ट्रॉयड करता है। लेकिन जिसको मधुमेह डायबिटीज़ हो गया है, इस सब का क्या होता है कि इस सब मतलब वर्षों तक शरीर को डिस्ट्रॉयड करता है। तो क्या करता है? वर्षों तक डिस्ट्रॉयड करता है, तो वह नुकसानदायक है। मतलब गैर संचारी रोग है वह क्या है? नुकसानदायक है। आइए हम उसके बारे में लिखेंगे। संचारी रोग के बारे में हम लिखेंगे। जैसे पैथोजन क्या होता है? तो पैथोजन तो अभी हम आपको बताए हैं कि पैथोजन होता है जो हमारे शरीर को बीमार कर दे, उसे हम पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पैथोजन बोलेंगे। ये हमें किसी के संपर्क में आने से होगा। जैसे कि मान लीजिए मवेशी, या मवेशी के संपर्क में हम रहेंगे, हम अपने आसपास में मवेशी रहता है उसके संपर्क में रहेंगे, तो वहाँ उसका जो मतलब बीमारी इसी तरह से फैलता है कि अगर मान लीजिए क्या होता है कि अगर मछली में किसी तरह का बीमारी हुआ
तो हम मछली को खाते हैं तो हमें हमारे भी शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो मुझे भी वह बीमार कर देगा। उसके बाद या कोई मटन या मुर्गी हो गया, मुर्गी में कोई बीमारी हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया या कुछ भी हो गया, तो अगर मुर्गी हम खाते हैं तो मुर्गी के थ्रू क्या करता है, मानव में प्रवेश कर जाता है, और जब मानव में प्रवेश होता है तो धीरे धीरे समतर मतलब ये प्रवेश होने लगता है। तो इसीलिए हमको मीट मछली खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आप को नहीं पता है कि मछली में कौन सी रोग है, नहीं रोग है, तो आपको नहीं पता चल पाएगा। उसके बाद चलिए हम पढ़ेंगे क्या, संचारी रोग के बारे में पढ़ेंगे। संचारी रोग, संचारी रोग क्या है, संचारी रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो संचारी रोग के बारे में हम पढ़ेंगे, सूक्ष्म या सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलता है, या सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलता है, यह सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलता है। उसके बाद यह फैलता है तो अभी हम आपको बताए थे, श्वास लेने से फैलता है, श्वसन से फैलता है या श्वास लेने से, हवा द्वारा फैलता है, हवा के बाद भोजन के द्वारा फैलता है। तो ये क्या हो गया, संचारी रोग हो गया। क्या हो गया, संचारी रोग हो गया। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलता है, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलता है, आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलता है, हवा से, श्वसन, भोजन से फैलता है, पानी से भी फैलता है। यहाँ पे लिख लीजिए, पानी से भी फैलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, गैर संरचनात्मक रोग, गैर संचारी रोग। इसमें हो गया मोटापा और मधुमेह हो गया, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, गैर संचारी रोग, गैर संचारी रोग। ये क्या हो गया, जैसे हो गया मोटापा, मधुमेह, ये सब हो गया। हाँ, आप इसके बारे में लिख रहिए, संचारी रोग के बारे में। आप संचारी रोग के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। यह बहुत कम समय, बहुत कम दिनों के लिए रहता है, कम दिनों तक रहता है, कम दिनों तक रहता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा, यह कम नुकसानदायक है, यह शरीर के लिए, इसको लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं यहाँ पे। शरीर के लिए कम नुकसानदायक है, यह शरीर के लिए कम नुकसानदायक है। क्या चीज़ के बारे में, संचारी रोग के बारे में। लेकिन ये मोटापा है या मधुमेह है, मोटापा होना खुद ही एक शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी को अपने पास हुआ ला देता है। मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मोटापा बहुत ज़्यादा बीमारी को फैलाव कर देता है। तो मधुमेह हो गया और मोटापा हो गया, ये बहुत सालों के लिए रहता है। यह बहुत सालों यानी बहुत सालों के लिए रहता है। अब जिसको देख लीजिएगा, एक बार डायबिटीज हो गया तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यह शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाता है, यह शरीर को बहुत नुकसान
पहुंचाता है। तो ये क्या बारे है? गैर संचारी रोग के बारे में। संचारी रोग का मतलब है जो संचरण हो जाए, मतलब श्वास से, हवा से, भोजन से संचरण हो जाए। ठीक है। और गैर संचारी रोग हो गया, मोटापा हो गया, मधुमेह हो गया, यह बहुत सालों के लिए होता है और यह शरीर में बहुत नुकसानदायक होता है। वह कम नुकसानदायक होता है, बुखार सब होता है 14 दिन के लिए होता है। टाइफाइड देखिएगा, सर्दी खांसी हो गया, ये सब बहुत कम दिन के लिए होता है। लेकिन जिसको डायबिटीज, मधुमेह हो गया, मोटापा हो गया, ये सब इनमें बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाता है, ये सब बहुत दिनों के लिए रहता है। चलिए अब यहाँ पे एक स्टार लगा के लिखिएगा आप। इसको वीडियो रोक कर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ कीट या जानवर, आप लिखिएगा यहाँ पे स्टार लगा के। कुछ कीट या जानवर अभी हम आपको बताए थे ना कि जैसे मछली हो गया या हमारे आसपास में जो गाय भैंस बकरी ये सब हो गया, इसके पास भी अगर कोई बीमारी हुआ तो हमें आ सकता है, मतलब हमें संचरण कर सकता है। तो कुछ कीट या जानवर सूक्ष्म जीव के वाहक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव के वाहक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव के वाहक होते हैं। जो वाहक होता है इसे वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। कभी कभी आपको प्रश्न में नहीं देगा, इसको ही वेक्टर बोलेंगे, इसको ही क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, ये बायोलॉजी वाला वेक्टर है, इसे ही वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि घरेलू मक्खी, जैसे कि घरेलू मक्खी कॉलरा नामक बीमारी का वाहक है। कॉलरा नामक बीमारी का वाहक है। कॉलरा नामक बीमारी का वाहक है। कॉलरा नामक बीमारी का कौन वाहक है? तो ये घरेलू मक्खी है जो कॉलरा नामक बीमारी का वाहक है। उसके बाद एडीज पढ़ेंगे, या डेंगू, चिकनगुनिया और जिक्का वायरस का वाह है एडीज। क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? एडीज के बारे में। एडीज ये क्या होता है? तो मलेरिया, डेंगू के बाद हो गया चिकनगुनिया, डेंगू या चिकनगुनिया, या आप कह सकते हैं चिकनगुनिया। इसके बाद क्या हो गया? डेंगू, चिकनगुनिया और जिका वायरस, जिका इसका वाहक है। कौन? एडीज मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया एंड जिका वायरस का वाहक है। इसका क्यूलेक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? क्यूलेक्स के बारे में। क्यूलेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? तो ये आप देखे होइएगा, किसी को फैलेरिया हो जाता है, जिसका हाथी के पाँव बोलते, पैर का मोटा होना, उसको क्या बोलते हैं? हाथी के पाँव के तरफ पैर का मोटा हो जाता है। तो क्या होता है? क्यूलेक्स उसका वाहक होता है। क्या होता है? क्यूलेक्स उसका वाहक होता है। हाथी का पाँव या फैलेरिया, जिसको फैलेरिया हो जाता है, हाथी के पाँव या इसी को फैलेरिया बोलते हैं। इसी को क्या? फैलेरिया फैलता है, फैलता है।
क्यूलेक्स के कारण हाथी के पाँव या फाइलेरिया का होना होता है, कहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एंथ्रेक्स के बारे में। हम आपको इससे पहले क्या बताए थे, पैंथोजन बताए थे। अब क्या हम बताएंगे आपको हम एंथ्रेक्स के बारे में। यह एक सूक्ष्मजीव होता है जो काफ़ी खतरनाक होता है, यह मानव के लिए नुकसानदायक होता है। क्या, एंथ्रेक्स। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मुंहपक्का एवं खुरपक्का रोग होता है या मवेशियों में होता है। क्या होता है मवेशियों में, आपसे पूछेगा। मवेशियों में मुंहपक्का एवं खुरपक्का रोग होता है, मवेशियों में होता है। और एंथ्रेक्स बीमारी है जो एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1976 में। तो आइए हम एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो रोककर। एडीज के बारे में पढ़े थे। एडीज क्या होता है, चिकनगुनिया, जिका वायरस एंड डेंगू का वाहक है एडीज। तो आपसे पूछेगा एडीज किसका वाहक है, तो डेंगू का। एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे। एंथ्रेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यह एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। यह एक खतरनाक मानव एवं मवेशी रोग है। कौन, एंथ्रेक्स के बारे में, मानव एवं मवेशी रोग है। यह बैक्टीरिया जनित रोग है। क्या है, यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु जनित रोग है। इसका खोज कौन किए हुए थे, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। इसका खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। कितना में, 1976 में। 1976 में इसका खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। एंथ्रेक्स है, यह एक खतरनाक मानव एवं मवेशी जनित रोग है, मवेशी रोग है। यह जीवाणु जनित रोग है। इसका खोज रॉबर्ट कोच ने 1976 में किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, मुंहपक्का एवं खुरपक्का रोग वायरस जनित रोग है। मुंहपक्का एवं खुरपक्का रोग मवेशियों में होता है। मवेशियों में होता है, जो वायरस जनित है। यहाँ पे लिखिए, जो वायरस जनित रोग है। हम बोल दिए वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है। मुंहपक्का एवं खुरपक्का क्या है, वायरस जनित रोग है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जैसे कोई भी फूड है वह पॉइजनिंग कैसे हो जाता है, मतलब पॉइजन का मतलब समझ रहे हैं ना, इस चूहे का मारने वाली दवा पॉइजन के अंतर्गत आता है। तो वही पॉइजन के बारे में पढ़ेंगे। खाना हमारे लिए पॉइजन कैसे बन जाता है। तो खाना क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया भोजन पे बैठ जाता है। कुछ बैक्टीरिया जो होता है भोजन पे बैठ जाता है, और भोजन पे बैठने के बाद क्या करता है, वो उसमें सूक्ष्म जीव बैठ जाता है, और बैठने के बाद क्या करता है, वह दूषित कर देता है भोजन को। क्या करता है, तो भोजन को वह दूषित कर देता है, जिससे क्या होता है, भोजन खराब हो जाता है। आप देखते हुए खाना बनाते होइएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि सुबह भोजन बनाए, शाम को कभी कभी आप देखिएगा खट्टे टाइप से हो जाता है, मतलब भोजन दूषित हो जाता है।
तो ये कभी कभी क्या होता है कि आप भोजन दूषित हो जाता है, दूषित होने के बाद आप कभी कभी ज़्यादा मतलब दूषित हो गया है, अगर आप वो चीज़ खाइएगा तो आपके जानलेवा हमला मतलब हो सकता है। जानलेवा हमला कहने का मतलब हो गया कि वो आपको बीमार भी कर सकता है, वह आपका मतलब आपको मृत्यु भी कर सकता है, मतलब इतना ज़्यादा दूषित है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फूड पॉइजन के बारे में हम पढ़ेंगे, फूड पॉइजन के बारे में। और उसके बाद इसका सुरक्षित मतलब कंजर्वेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या, फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। इसको लिखिए फूड पॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्तता, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग इसको बोलेंगे। क्या होता है कि कभी कभी सूक्ष्म जीव द्वारा भोजन को खराब कर दिया जाता है। क्या होता है, कभी कभी सूक्ष्म जीव द्वारा भोजन को खराब कर, कभी कभी सूक्ष्म जीव द्वारा भोजन को, कभी कभी सूक्ष्म जीव द्वारा भोजन को खराब कर देता है, खराब कर देता है। कभी कभी सूक्ष्म जीव द्वारा भोजन को खराब कर देता है, अर्थात दूषित कर देता है, अर्थात दूषित कर देता है, जिसे क्या बोलेंगे, भोजन का विषाक्तता बोलेंगे, जिसे भोजन का विषाक्तता कहेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, भोजन का विषाक्तता कहेंगे। उसके बाद हम क्या, विषाक्तता पदार्थ कभी कभी हमारे भोजन में सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए यही चीज़ हम लिखे हैं कि कभी कभी सूक्ष्म जीव द्वारा भोजन को खराब कर देता है, अर्थात दूषित कर देता है, जिसे भोजन का विषाक्तता कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरा का पॉइंट कि दूषित भोजन खाने पर, दूषित भोजन को खाने पर दूषित भोजन को खाने पर हम बीमार पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं। और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, और कभी कभी जान भी ले सकता है, और जान भी, यानी कभी कभी मतलब कभी कभी हो जाएगा क्या, विषाक्तता वाले भोजन खाने से, विषाक्तता वाले भोजन खाने से मृत्यु भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। अब कभी कभी हम दूषित भोजन खाएंगे तो क्या हो सकता है, उससे मृत्यु भी हो सकता है, इसीलिए दूषित भोजन हमें नहीं खाना चाहिए।
हमें सुरक्षित खाना चाहिए, दूषित मृत्यु हो सकता है, इसीलिए हमें सुरक्षित भोजन खाना चाहिए, सुरक्षित भोजन खाना चाहिए। नीचे दिख रहा है ना, सुरक्षित भोजन खाना चाहिए, दिख रहा है, सुरक्षित भोजन खाना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, भोजन का संरक्षण। भोजन का संरक्षण हम कैसे करेंगे, तो आइए हम उसके बारे में हम आप जानेंगे। तो जैसे कि आप देखे हुए अपने घर में अचार को देखे होइएगा, आप ऐसे अगर आम को काट कर या आंवला को छोड़ दीजिए तो वो आंवला सड़ जाएगा, लेकिन क्या आंवला के अचार कभी सड़ पाता है? नहीं। इसका मतलब है क्या कि हम उस भोजन को संरक्षण करते हैं, मतलब उसको हम बचा के रखते थे। होता कैसे हैं, तो आंवला हो गया या अचार हो गया आम का, या कोई भी चीज़ का अचार हो गया, या आप और चीज़ को देखे होइएगा, मीट मछली को भी देखे होइएगा कि इसका संरक्षण होता है। तो इसका संरक्षण हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो केमिकल मेथड के तौर पे है, और एक आप नमक या उसमें सिरका या उसमें तेल मिला के भी कर सकते हैं भोजन का संरक्षण। तो आइए हम भोजन के संरक्षण के बारे में हम जानेंगे। अब अचार देखो होइएगा, आप मिठाई के दुकान में आप अथी को देखे होइएगा, रसगुल्ला को देखे होइएगा, रसगुल्ला को देखे होइएगा, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी तो चीनी का चाशनी होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, रसगुल्ला सुरक्षित रहता है। क्या होता है, रसगुल्ला सुरक्षित रहता है। और आप जब कोई भी सामान पैकेट बंद वाले सामान लेते हैं, उसमें क्या रहता है, उसमें एक एक्सपायरी डेट लगा रहता है, उसमें भी तो होता है ना। तो उसमें क्या होता है, सोडियम बेंजोएट रहता है या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज हुआ रहता है। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, तो भोजन को बचा लेते हैं, और उसमें इसलिए वहाँ पे एक्सपायरी डेट दिया हुआ रहता है। तो आइए हम क्या पढ़ेंगे, भोजन के संरक्षण के बारे में 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 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भोजन के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अब भोजन के संरक्षण में जैसे कि हो गया, तो हम आपको बताए कि अगर अचार को संरक्षण कर रहे मतलब, तो उसमें तेल रखेंगे और नमक मिला के रखेंगे, तो वह कई वर्षों तक रह जाता है। लेकिन ऐसे आप छोड़ दीजिए तो वह सड़ गल जाएगा। तो इसमें क्या, एक में हो गया आपको केमिकल मेथड के थ्रू, क्या पढ़ेंगे, केमिकल मेथड के थ्रू भोजन का संरक्षण। अभी हम आपको बताएं ना, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड होएगा, केमिकल मेथड। इसमें क्या आप कीजिएगा, जैसे नमक हो गया, सरसों के द्वारा अचार को संरक्षित किया जाता है, केमिकल नमक और सरसों के तेल से अचार को संरक्षित कर सकते हैं, क्या करते हैं, नमक और सरसों के तेल से अचार को संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, आपको बोले थे ना हम अभी। दूसरा में सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड, इसके द्वारा क्या करते हैं, हम भोजन को संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या तीसरा का पॉइंट लिखिएगा, मांस मछली हो गया, आप देखे होइएगा ना, मांस मछली को लाते हैं तो उसमें हल्दी मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं, ताकि उतना देर संरक्षित रहे।
तो उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि मांस मछली को सूखने से मांस मछली को सूखने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ का? नमक का उपयोग करते हैं। नमक का उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं। नमक का उपयोग करते हैं। मांस मछली के संरक्षण के लिए क्या करते हैं? नमक का उपयोग करते हैं। इसके बाद ऊपर वाला मिटाते हैं। उसके बाद आप देखिए या किसी भी सब्जी हो गया, जैसे आंवला हो गया, आम हो गया, या किसी भी प्रकार की सब्जी के भी संरक्षण के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आंवला, कच्चा आम हो गया, सब्जी हो गया, आम हो गया, सब्जी हो गया, ETC के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग करते हैं। नमक का उपयोग करते हैं। उसके बाद आप चीनी के बारे में भी लिखिएगा। चीनी के बारे में भी आप लिखिएगा। चीनी भी चीनी का उपयोग भी संरक्षण के लिए होता है। चीनी का भी उपयोग क्या करते हैं? संरक्षण के लिए होता है। उसके बाद एक और लिखिएगा तेल एवं सिरका। तेल एवं सिरका का उपयोग अचार के संरक्षण के लिए करते हैं। अचार के संरक्षण के लिए करते हैं। संरक्षण के लिए करते हैं। तेल एवं सिरका का उपयोग भी अचार के संरक्षण के लिए करते हैं। अब एक और लास्ट टॉपिक बच गया है, उसको भी हम पढ़ा ही देते हैं। दूध का पाचुकरण। दूध का पाचुकरण यहाँ पे टॉपिक लिखिए, दूध का पाचुकरण। दूध का पाचुकरण। आप देखते हो कि आपके घर पे दूध रहता होगा तो दूध खराब हो जाता है, लेकिन वही दूध फ्रिज में रख दीजिए आप, या आप देखिएगा डेयरी वाला जैसे सुधा डेयरी हो गया या मदर डेयरी हो गया, इस सब का दूध को होता है क्या, 1-2 दिन तक बचा लेता है दूध को। क्या करता है? दूध को 1-2 दिन तक क्या करता है? बचा लेता है। तो क्या करता है? दूध का पाचुकरण करता है। अगर ये आप घर वाले जो दूध है वह उसको आप डायरेक्ट नहीं पी सकते, लेकिन ये दूध हो गया आप सुधा डेयरी पे या जहाँ भी डेयरी, जो भी डेयरी हो, वहाँ पे आप जाके इस दूध को डायरेक्टली आप कच्चा दूध को पी सकते हैं। लेकिन घर का जो दूध है वो आप कच्चा करके नहीं, उसको उबाल के ही आप पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो दूध रहता है, जो डेयरी वाला दूध रहता है, उसका पाचुकरण हो चुका रहता है फैक्ट्री में, दूध का डेयरी में। तो आइए हम दूध का पाचुकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है? एक होता है जैसे
एक होता है लो टाइम लगता है, और लो टाइम एंड लॉन्ग, सॉरी, लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम लगता है दूध में। एक होता है कि हाई टाइम एंड शॉर्ट, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम लगता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक होता है एल टी, क्या होता है एल टी मतलब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया टेम्परेचर, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे लो टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर कहने का मतलब 63 डिग्री तक, कितना 63 डिग्री तक, तो लो टेम्परेचर, तो इसमें टाइम लेगा, सॉरी पहले टेम्परेचर लेगा आपको 63 डिग्री, एंड टाइम लेगा, इसमें टाइम लेगा आपको 30 मिनट्स। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपसे पूछेगा लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, इसमें क्या होता है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि टेम्परेचर 63 डिग्री होता है, 73 डिग्री होता है, टाइम 30 मिनट होता है, 45 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, या 15 सेकेंड होता है, आपको यह देगा। तो अगर मान लीजिए दूध का पाचीकरण करना है, अगर उसमें 63 डिग्री पर 30 मिनट में दूध का होगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि बहुत सारा दूध रहता है। तो इसीलिए इसके बाद क्या आता है, HT, इसके बाद आता है HT, इसका मतलब हो गया हाई टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हो गया हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसका मतलब क्या हो गया टाइम हो गया, ये आप बगल में लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है ये होता है 72 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है 72 डिग्री होता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है 72 डिग्री होता है और 15 सेकेंड में होता है। अगर सोच लीजिए आप दूध को गर्म कर रहे हैं, अगर आप 72 डिग्री पे दूध को, यदि आप 72 डिग्री पे गर्म कर दिए, 72 डिग्री पे गर्म कर दिए दूध को, क्या 72 डिग्री पे गर्म कर दिए, तो मात्र 15 सेकेंड तक आप उस दूध को उबालिएगा, तो दूध का पाचीकरण हो जाएगा, मतलब उसमें से जो बैक्टीरिया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस। आप सोच लीजिए कितना, लगभग 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, लेकिन 11 डिग्री का सेल्सियस अंतर है, यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, आधा घंटा, और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, तो यहाँ पे टाइम ले रहा है मात्र 15 सेकेंड, मात्र 15 सेकेंड टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, मतलब 72 डिग्री सेल्सियस पे यदि गर्म करेंगे तो कितना लगेगा, 15 सेकेंड लगेगा। उसके बाद एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है अल्ट्रा हाई, क्या दिया हुआ है, अल्ट्रा हाई टाइम, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इसको लिखेंगे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें 130 से 135 डिग्री सेल्सियस, इसमें टेम्परेचर 130 से 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, 130 से 135 डिग्री टेम्परेचर आता है,
टाइम इसका मात्र 1 सेकेंड होता है, मात्र 1 सेकेंड इसका टाइम होता है, 1 सेकेंड टाइम होता है। तो जनरली इसी में मतलब दूध का पचकरण होता है, क्योंकि ये 72 सेकेंड में है, मतलब 15 सेकेंड में इसे ऊपर से दूध रखेंगे, इसे गर्म होकर सीधे दूध को बाहर निकाल देगा, तो 15 सेकेंड में। तो ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, ये आपको लगभग पीसीएस लेवल में पूछेगा, ये आपको पीसीएस लेवल में पूछेगा, या बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी होगा, इसमें पूछेगा। रेलवे में मुझे नहीं लग रहा है ये सब पूछना चाहिए। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, मतलब टेम्परेचर यदि 63 डिग्री सेल्सियस है तो टाइम लेगा 30 मिनट। हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस है तो आपसे पूछेगा 15 सेकेंड में ये हो जाएगा। उसका अल्ट्रा हाई, तो ये आपको 130 से 135 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर, एंड टाइम मात्र 1 सेकेंड में हो जाएगा क्लियर। क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड में क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, उसके बाद फिर हम मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ। और आज के लिए बस धन्यवाद। अगर आपको ये एनसीईआरटी टॉपिक जो भी है अच्छा अगर आपको लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में आप शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद वही है कि मतलब लोगों को शिक्षित करना, या फिर अपने तरफ से जो भी हो हम मतलब बेस्ट करने की कोशिश दे रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में सलाह हमको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सलाह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।